गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों, आपको आज मैंने समझा कि अब हमारा सिलेबस पूरा हो गया तो हमें रिवीजन ही कराना है। मैंने आपको लखनवी अंदाज़ नहीं पढ़ाया है, तो मैंने समझा मैं आज इसको भी पढ़ा दूँ। अगर आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस अपने मन से भी याद हो जाएंगे। तो मैं लेसन पढ़ाऊँ, लेसन का समरी बनाकर मैं उसको पढ़ा रही हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो यशपाल का जीवन परिचय, उनके जीवन बच्चों में उससे पहले आपको बता दूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान एक ही देश के मतलब एक ही देश में थे, तो लाहौर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। लाहौर ने बहुत ही शिक्षा शास्त्री, बहुत ही एक्टर, बहुत ही गायक, लेखक दिए हैं, लेकिन बाद में ये दुखद रहा कि दोनों अलग अलग देशों के रूप में विभक्त हो गए। तो यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। मैं क्यों बता रही थी लाहौर, आपको पता लग गया होगा कि उनकी शिक्षा लाहौर से हुई है। उसके बाद ही उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। मतलब बहुत पुराने लेखक नहीं हैं, उन्हें आधुनिक लेखक भी कहा जा सकता है। तो बच्चों, जो ये मुख्य रूप से पाठ लिखा गया है, ये इसमें थोड़ी मात्रा में व्यंग्य है, हास्यास्पद परिस्थितियां हैं। है ये कहानी एक नवाब के जीवन में अपनी नवाबी नहीं छोड़ पाने का जो मलाल उनके मन में है, अपने पुराने दिनों को याद करने का या पुरानी शान शौकत से जीने का, तो वो उसे उन दिनों को बीत जाने के पश्चात भी छोड़ नहीं पाए हैं। इस बात का इस कहानी में वर्णन हुआ है। और इस कहानी से ये भी बताया है लेखक ने कि हम जिन परिस्थितियों में रहें, उन परिस्थितियों को हमें जीना आना चाहिए। मतलब हमें वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत में जीने से कोई लाभ नहीं होता है। और अगर हम अपने अतीत को ही पकड़ कर जीते रहते हैं तो हास्यास्पद परिस्थितियां होती हैं और हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो लखनवी अंदाज की इसमें यही बताया गया है कि लखनऊ में नवाबों के जो थे बहुत ठाट बाट थे बच्चों। उन दिनों बहुत ऐशो आराम में रहते थे और नवाबी छिन जाने के पश्चात भी वो उसे छोड़ नहीं पाए। तो आपको मैंने ये भी सुना है बच्चों, कई नवाब तो ऐसे होते थे जो लोगों को दिखाने के लिए नोटों को जलाकर उसमें चाय भी बनाया करते थे, मतलब अपनी शान दिखाने के लिए। और ऐसे ऐसे वो लोग, उन्होंने काम नहीं किया और उनकी नवाबी छिन गई, उनके राजघराने उजड़ गए और वो सड़क पर आ गए। तो लखनवी अंदाज में यही बात बताने की कोशिश लेखक ने किसी मात्रा में की है। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था, तो लेखक कहीं जा रहे होते हैं। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। बच्चों, उन दिनों सेकंड क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं जाते थे, क्योंकि पैसा लोगों के पास बहुत कम होता था। बहुत जिनके पास पैसा होता था वही सेकंड क्लास में जा पाते थे। तो लेखक ने सोचा कि वो कुछ कहानी लिख लेंगे और एकांत मिल जाएगा उनका थोड़ा, तो इसलिए महंगा टिकट खरीदा, वरना वो महंगा टिकट नहीं खरीदते। इसमें देखिए, ये पूरा पैराग्राफ नहीं है आपकी बुक का, लेकिन इसमें प्रश्न है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। ठीक है, और लेखक को कहीं जाना था, ये उसमें डेस्टिनेशन नहीं बताया गया है कि कहाँ जाना था। ठीक है, जब वो स्टेशन पहुँचे तो जल्दी में थे बच्चों, क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए जल्दी से सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेकिन वहाँ जाने पर क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जाने पर क्या होता है कि जो उन्होंने सोचा था कि वो एकांत में रहेंगे, उनका वो जो ख्वाब था, वो कल्पना थी, वो क्या हो गई, टूट गई। उन्होंने देखा कि पहले ही नवाब साहब वहाँ पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही अंदाज आ गया बच्चों, क्योंकि यशपाल ने ऐसे नवाबों को देखा था, उन्हें आदत थी देखने की। तो बहुत
पालथी मारकर बैठे थे। मतलब बच्चों क्या मतलब है, वो भी आराम से बैठे थे क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि अब इस ट्रेन में कोई आने वाला नहीं है, तो इसलिए वो भी वहाँ बैठे थे। और उनके सामने 2 ताज़े खीरे के खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने ये समझकर कि वो अकेले हैं, आराम से खीरा खाएंगे, और वो खीरे को रख कर बैठे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। क्यों नहीं खुश हुए, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो अकेले बैठने के लिए वो भी आए थे। उन्हें लेखक का खलल डालना या लेखक का उस डिब्बे में चढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से बात करने में कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। कोई मतलब नहीं रखा कि अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो हम किसी से बात करने लगते हैं, अकेले होते हैं, लेकिन नवाब साहब ने ऐसा नहीं किया। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे, कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, तो लेखक खाली बैठे थे। चूंकि बच्चों वो लेखक थे तो मन में कुछ न कुछ कहानियाँ सोचा करते थे किसी के बारे में। वैसे तो आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो हम उसके बारे में कुछ न कुछ सोचने लगते हैं कि ये कैसा होगा, अंदाज़ लेने लगते हैं, और वो अंदाज़ हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऐसे ही वो तो साहित्यकार थे, वो कल्पना करने लगे थे। इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। तो उन्होंने अंदाज लगा लिया कि नवाब साहब यहाँ अकेले में बैठने के लिए आए थे इस डिब्बे में, एकांत में, कि कोई नहीं आएगा। तो उनको अंदाज आ गया कि नवाब साहब को उनके आने से क्या हुई है, असुविधा हुई है। वे सोच रहे थे शायद नवाब साहब अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हुआ। तो उन्होंने मन में ये भी अंदाज़ लगा लिया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अकेले और सुकून से शांतिपूर्वक यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। तो उन्होंने समझा कि नवाब साहब ने भी ऐसा ही किया होगा। लेकिन लेखक के आने से नवाब साहब को डिस्टर्ब हो गया, उनकी जो एकांत में बाधा आ गई थी। ठीक है, लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखे। तो नवाब साहब के लिए तो सेकंड क्लास में बैठना भी अपमान की बात थी। इसलिए कोई एक सज्जन व्यक्ति उनको देख रहा है कि इतना बड़ा नवाब सेकंड क्लास में ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने पहले सोचा होगा कि अकेले में रहेंगे तो वो खीरा काट लेंगे सफ़र तय करने के लिए, या खीरा खाने का उनका मन होगा। लेकिन अब इस व्यक्ति के सामने उन्हें खीरा खाने में भी संकोच हो रहा था। क्यों बच्चों, क्यों हो रहा था? क्योंकि वो एक नवाब थे। खीरा खाना उनके लिए अपमान की बात थी। खीरा कौन लोग खाते हैं? गरीब लोग खाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है उनके अनुसार, क्योंकि उनमें दिखावे की आदत थी। वैसे बच्चों ये एक्चुअली नहीं है, खीरा कोई भी खा सकता है, लेकिन जो लोग अपने को अमीर समझते हैं या उन दिनों के नवाब, उनमें दिखावे की बहुत भावना थी, तो वो किसी के सामने खीरा नहीं खा सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर है कि नवाब साहब ने खीरा क्यों खरीदा होगा और लेखक को देखकर उन्हें क्या लगा होगा। ठीक, नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब लेखक को इग्नोर करके, उनको देखा अनदेखा करके बाहर की तरफ देख रहे थे, और लेखक उनको वॉच कर रहे थे, क्योंकि लेखक की कल्पना करने की आदत थी। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। तो अभी तक तो वो बोल नहीं रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि क्या वो खीरा खाएंगे। उन्होंने ऑफ़र किया, तो नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। तो वो बहुत अटपटा सा लगा उनको एकदम से बोलने से, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर जीरा नमक मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने से सजाया। फिर नवाब साहब खीरा खाने की अकेले तैयारी करने लगे। उन्होंने खीरे के फाकों को काटा, बहुत अच्छे से करीने से लगाया, मतलब बहुत मैनर्स से, बहुत अच्छी तरह से उन्हें तौले के ऊपर सजाया, उनमें नमक मिर्च जीरा लगाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा। फिर नवाब साहब ने लेखक से कहा कि वो क्या खीरा खाएंगे, क्योंकि लेखक पहले मना कर चुके थे। अब उन्हें संकोच हो रहा था कि अब वो मना, अगर वो हाँ कहेंगे तो उनकी पहले वाली बात क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो उन्होंने कह दिया कि इससे पेट खराब हो जाता है, पचने में मैदा, आपने देखा होगा बुक में शब्द है कि मैदा के लिए ठीक नहीं होता, पाचन के लिए ठीक नहीं होता, तो उन्होंने मना कर दिया। अब नवाब साहब के सामने एक प्रश्न चिन्ह आ गया था। इसके बाद नवाब साहब ने, जब लेखक एक साधारण आदमी उनके सामने खीरा नहीं खा सकता,
तो वो कैसे खीरा खाएंगे। इसके बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई, मुंह में पानी भर आया, पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो नवाब साहब बच्चों, बहुत मन था उनका खीरा खाने का। उनके मुंह में जो पानी आ रहा था खीरे को देखकर, उसको भी लेखक महसूस कर सकते थे, लेकिन नाक तक ले गए, सूंघा और मुंह तक ले गए और क्या कर दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो इस एक साधारण से व्यक्ति के सामने खीरा खाकर अपनी पोजीशन को कम नहीं करना चाहते थे, स्वयं को अपमानित नहीं करना चाहते थे। तो लाए तो थे वो खाने के लिए, लेकिन उन्होंने दिखावे के लिए क्या कर दिया, उसको फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होंठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते, उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। तो इस बार नवाब साहब ने ये क्रम जारी रखा, एक एक टुकड़े को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंकते रहे। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के पश्चात उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होंठों को पोंछा, फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे उन्होंने अपनी नवाबी साबित कर दी, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हो यही है खानदानी रईसों का तरीका। जैसे उनके अंदाज से ये झलक रहा था कि वो लेखक को दिखाना चाहते थे कि नवाब लखनऊ के इस तरह के होते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को भी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब नवाब साहब लेट गए। लेखक ने सोचा, क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है? तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। तो तभी नवाब साहब ने डकार ली और लेखक ने कहा था ना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, मैदा के लिए, तो नवाब साहब ने भी उस बात को रिपीट कर दिया। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा, तो यह सुनकर लेखक की आंखें खुल गई, उनको ज्ञान आ गया कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथावस्तु और किसी चीज़ के बिना भी कहानी को लिखा, कथावस्तु और विषय के बिना भी कहानी को लिखा जा सकता है। ये 2-3 शब्द इसमें टाइप होने रह गए बच्चों। तो यहाँ पर कहानी की समरी को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है, क्या बिना विषय वस्तु और कथानक के कहानी लिखी जा सकती है? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों, क्या लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती है। जिस प्रकार से बिना खाए पेट की भूख नहीं जा सकती या स्वाद नहीं आ सकता, उसी प्रकार से बिना कथावस्तु या पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो इस तरह से इस कहानी की इतनी ही समरी है। इस समरी को मैं आपकी अगली कक्षा में आपके लिए भेज दूंगी। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 1-2 लाइनें छूट गई हैं, उन्हें भी लिख दूंगी बच्चों। तो आप इस समरी को पढ़ के भी अपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। ये बड़ा पाठ पढ़ने से आपके लिए आसान होगा, और हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो हम एक एक पैराग्राफ करके भी इस पाठ को पढ़ लेंगे। तो बच्चों, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट 10 और 15 मिनट उसको सुनिए और सोचिए, ताकि आपको प्रश्न उत्तरों के लिए किसी और की सहायता की ज़रूरत न पड़े। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।